नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शाहरुख खान की हालिया रिलीज मूवी जवान की। दोस्तों, इस मूवी को मैंने देखा और पाया कि इस फिल्म में मनोरंजन कम और एजेंडा ज़्यादा है। इसलिए आज मुझे इस फिल्म के बारे में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि फिल्म को रिव्यू करना ना ही मेरा शौक है ना ही मेरा काम है। लेकिन फिर भी आज मैं फिल्म के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये फिल्म फुल ऑन एजेंडा है। बिल्कुल भी इंटरटेनर या फिर मनोरंजन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एजेंडा एजेंडा एंड एजेंडा इस फिल्म का काम है। वो कैसे? इस फिल्म में मुख्यतः 3 मुद्दों को दिखाया गया है। पहला मुद्दा है भारतीय सेना को खराब हथियारों की सप्लाई का, दूसरा मुद्दा है किसान आत्महत्या का, और तीसरा मुद्दा है खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में हो रही मौतों का, जिसमें कि एक विशेष घटना को दिखा करके और उस घटना के विलन को यहाँ पर ग्लोरीफाई और हीरो बनाने का काम किया गया है। और ये काम शाहरुख खान की फिल्म में पहली बार नहीं हुआ। पहले भी शाहरुख खान अपनी कई फिल्मों के माध्यम से, मुख्यतः इसमें आप रईस ले सकते हैं, एक शराब के स्मगलर को हीरो बना चुके हैं। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आने वाली फिल्मों में ये कसाब और अफजल गुरु या फिर किसी और बम ब्लास्टर को ये हीरो बना दें। तो लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं जवान मूवी की। देखिए, जवान में दिखाया गया कि खराब हथियारों की सप्लाई, जो पहला मुद्दा, उस पर बात कर लेते हैं। तो खराब हथियारों की सप्लाई तो 1947 में ही शुरू हो चुकी थी भारतीय सेना को। 1948 में पहला घोटाला हुआ, जीप घोटाला, जो कि एक ऊंची कीमतों पर खरीदकर सस्ती और घटिया क्वालिटी की जीप खरीद के भारतीय सेना को दे दी गई। उसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, लगातार खराब हथियारों की सप्लाई भारतीय सेना को जारी रही, जिसका जो कीमत है हमें चुकानी पड़ी 1962 के भारत और चीन के युद्ध में। वहां से भारतीय सेना जो थी वो चाइना के जो गोलीबारी का मुकाबला उस तरीके से नहीं, जवाब उस तरीके से नहीं दे पा रही थी जिस तीव्रता से चीन की तरफ से गोलीबारी हो रही थी। और भारतीय सेना जब गोली चला रही थी तो गोलियां बंदूकों में से निकल नहीं रही थी, क्योंकि वो सब जंग लग चुकी थी, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इसका अपना एक कारण था, क्योंकि तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन और अन्य लोग जो नेहरू कैबिनेट के थे वो बहुत ज्यादा गांधीवादी थे, और उनका मानना यह था कि जब हम किसी पर हमला करेंगे नहीं तो हम पर कौन हमला करेगा। इसलिए जो भारतीय सेना है वो राजस्व में बोझ है, भारत सरकार के जो खजाने में वो बोझ के समान है। इसलिए इस सेना को डिसॉल्व कर देना चाहिए। जब सेना ही नहीं लेंगे तो हमें हथियार खरीदने की क्या जरूरत है? हम हथियार क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें तो किसी पर हमला करना नहीं है। लेकिन 1962 में चीन ने वो छुरा घोंपा है भारत की पीठ पर। छुरा इसलिए कह रहा हूं भारत की पीठ पर, क्योंकि नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की जो पींगे थी ना, वो बढ़ाते हुए थक नहीं रहे थे। और हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना उनका विरोध कर रहा था, चाइना भी साथ दे रहा था हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर। लेकिन एक दिन वो उठा और उसने इस जबरदस्त तरीके से हमला किया कि भारत से बचाव करते नहीं बना। और लेकिन इसमें भारतीय सेना की कोई गलती नहीं थी। भारत की सेना ने ना अपनी पोस्ट छोड़ी और ना ही वो वहां से भागे। उन्होंने अपने सर कटवा लिए, उन्होंने वहां पर गोलियां खाई और वहीं डटे रहे। और उन्होंने अपनी बंदूकों का, जिससे गोलियां नहीं निकल रही थी, उसका लाठी की तरह इस्तेमाल किया है और चीनी सेना को खूब मार लगाई है। और इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो एक भारत के महान योद्धा जसवंत सिंह के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने 1962 के युद्ध में एक बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया और अकेले 300 चीन के सैनिकों को मार गिराया। और उसके बाद जो वहां का जर्नल था जो उस युद्ध में शामिल था, वो इतना गुस्साया कि उनकी गर्दन काट करके वो चीन लेके गया। लेकिन फिर भी जब हम किसी से युद्ध करते हैं और देखते हैं कि उस बंदे ने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, तो हम उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तो उन्होंने इस बात का उन्हें एहसास हुआ कि भाई इस आदमी ने गजब की लड़ाई लड़ी है। तो इस चीज का पछतावा करते हुए कि हमने उनकी गर्दन काट के लेके गए, तो वहां से उन्होंने तांबे का सर बनवा करके भारतीय सेना को, भारत की सरकार को वापस किया और कहा कि ये एक बहुत महान योद्धा था, इस आदमी ने अकेले हमारे 300 लोगों को मार दिया। उसके बाद उस जो सर उन्होंने दिया था, चीन के सेना ने हमें वापस बनवा करके दिया था, उसकी जो हमने स्थापना की भारत और चीन के बॉर्डर पर, और उसको भी आज बाबा जसवंत सिंह के रूप में उस सर को आज वहां पर ऑन ड्यूटी माना जाता है। तो ये थी हमारी सेना की वीर गाथा। लेकिन हमारी सेना जो वहां पर हारी वो खराब हथियारों के चलते हारी। और इन खराब हथियारों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका, उसके बाद फिर बफोर्स का कांड हुआ, जिस वजह से राजीव गांधी सरकार को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। 414 सीट होने के बावजूद वो 200 से कम सीटों पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक नारा बहुत प्रचलित था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। और इस चोरी का जो उनके ऊपर आरोप लगा था वो लगा था बफोर्स कांड के चलते। और कांग्रेस के घोटालों का सिलसिला बफोर्स पर ही नहीं रुका। 2013 में जाते जाते एक आदर्श घोटाला हुआ था मुंबई में, जो कि
भारतीय सेनाओं के जो जब शहीद जवान थे उनके परिजनों को देने के लिए घर बनाए गए थे। वो एक पूरी सोसाइटी थी, आदर्श सोसाइटी। उसमें कांग्रेस ने क्या किया, वो जो भी घर थे वो अपने मंत्री संतरियों को दे दिए और भारतीय सेना के परिजनों को उसमें से घर नहीं दिए गए। तो इस जिसके चलते वहां के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद भी घोटाले रुक नहीं रहे थे। जाते जाते अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला भी आपको याद होगा, जो कि कांग्रेस ने किया था। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा और उनके एक बहुत करीबी दोस्त मिस्टर भंडारी उनका नाम था। उसके बाद ये सब चीजें यहीं नहीं रुकी। 2014 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है राफेल खरीदने के। उसके बाद ये सब चीजें मोदी गवर्नमेंट ने खरीदी हैं, ऑक्यूपाई किया है अच्छी क्वालिटी के। और अच्छी क्वालिटी के जो अस्त्र और शस्त्र अगर हम अच्छी क्वालिटी के खरीदते हैं तो उसके पैसे भी अच्छे देने पड़ते हैं, क्योंकि हम बना नहीं रहे, हम खरीद रहे हैं किसी और की टेक्नोलॉजी, किसी और का सामान। और इस पर कांग्रेस ने शोर मचाया, इसको डिले करवाने की कोशिश की गई, जिसकी कीमत हमें बालाकोट में चुकानी पड़ी। अगर हमारे पास राफेल होता तो अभिनंदन ने जो एक जहाज उनका F-16 मार गिराया था वो 4 से 6 जहाज मार गिराता उनके, और अपना जहाज क्रैश नहीं होता और वो पीओके की टेरिटरी में नहीं गिरता। लेकिन जो भी हुआ उसके बावजूद मोदी ने 24 घंटे में उसको छुड़वा लिया, क्योंकि मोदी के अंदर वो ताकत थी कि पाकिस्तान का कॉलर पकड़ा हुआ था और बोला था कि ये रात बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को अगर उन्होंने अभिनंदन को नहीं छोड़ा। झक मार के वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर तक छोड़, कोट पैंट पहना के बिल्कुल बाइज्जत छोड़ के गए। ये तो थी खराब हथियारों की सप्लाई के मुद्दे की कहानी। दूसरा मुद्दा था किसानों की आत्महत्या का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितने वर्षों पहले किसी भी किसान का फसल खराब होने की वजह से या फिर कीमत ना मिलने की वजह से, कर्ज की वजह से आत्महत्या की कहानी सुनी हो? अब ये सारे केस ये बीते जमाने की बातें हो गई है, क्योंकि जब किसान अपने खेत में फसल उगाने की तैयारी करता है, बीज बोने की तैयारी करता है, तब उसको एक केंद्र सरकार से एक योजना मिलती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके तहत अगर आपकी खड़ी फसल गिर जाती है, जैसे अभी बिपरजॉय आया था और जगह जगह वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आपको आपकी लागत का पैसा मिल जाएगा। भारत सरकार बीज दे रही है, खाद दे रही है खेतों में, और नई नई टेक्नोलॉजी, सॉइल टेस्टिंग वगैरह वगैरह जो पहले नहीं थी, उस चीज़ें आज इस सरकार में केंद्र सरकार ने मुहैया करवा दी है आज की तारीख में, जिस वजह से किसानों को उतना नुकसान नहीं हो रहा है और उनकी आमदनी जो है बढ़ रही है। मैं उन किसानों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा जो कि किसी भी तरीके की पॉलिटिकली गेम का हिस्सा हैं और वो जगह जगह बॉर्डर घेर के बैठ जाते हैं। वो सब लोग जमीनी किसान नहीं है, राजनीतिक किसान है। राजनीतिक किसानों का हकीकत के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं हम तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है ऑक्सीजन कांड का, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का, जिसको कि उत्तर प्रदेश के 2017 के ऑक्सीजन कांड को वहां पर चिपका दिया गया है। और उस केस के जो मुख्य अभियुक्त थे डॉक्टर काफिल, उसको एक महिला के किरदार में परिवर्तित करके ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 9 अगस्त 1917 को उसी हॉस्पिटल, बाबा राघवदास हॉस्पिटल में योगी जी बतौर मुख्यमंत्री दौरा करते हैं और वहां पर डॉक्टर कफिल इस दौरे का प्रतिनिधित्व करते हैं और बताते हैं कि हॉस्पिटल में सभी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं, सामान्य हैं। और जब ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है उनसे तो वो बताते हैं कि ऑक्सीजन में हमें 21 सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे गोदाम में इस वक्त हमारे स्टॉक में 53 सिलेंडर हैं, लगभग डबल से ज़्यादा। तो ऑक्सीजन की कोई कमी होनी नहीं चाहिए थी। और जब वहां पर उन्होंने देखा कि सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें ठीक ठीक है, तो योगी जी ने क्या किया, 13 अगस्त यानी कि 4-5 दिन बाद फिर एक औचक निरीक्षण किया। तब उन्हें वहां पर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मिली, तो उन्होंने वहां पर वरिष्ठ जो डॉक्टर्स थे और वहां का जो स्टाफ था उनको मौके पर डांटा डपटा और वो सारी चीजें ठीक करवाई। 2 सितंबर 2017 को फिर यह हादसा हो गया, और जिसमें कि 70 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये एक बहुत दर्दनाक हादसा था। और ऐसा क्यों हुआ, अगर इस घटना के पीछे जाएं, जो डॉक्टर काफिल थे उन्होंने क्या करते थे कि उनका एक निजी हॉस्पिटल भी था जो उनकी वाइफ का था। उनकी वाइफ पेशे से डेंटिस्ट थी, सबिस्ता खान, और उनका एक क्लिनिक था, मिनी नर्सिंग होम टाइप का। उन्होंने क्या किया कि सरकारी हॉस्पिटल के जो सिलेंडर्स थे वो सारे के सारे वहां पहुंचाए हुए थे। उसके बाद जब यहां ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वो वापस लेकर के आ रहे थे, तब लोगों ने उस चीज को भी ग्लोरीफाई किया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और डॉक्टर साहब यहां पर खुद जाकर के सिलेंडर्स को अरेंज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो हॉस्पिटल के सिलेंडर ताकि काउंट में पूरे हो पाए इसलिए वापस लेकर के हॉस्पिटल में आ रहे थे।
लेकिन पिक्चर में इस घटना को पूरी ही तरीके से कन्वर्ट करके दिखा दिया गया। और लेकिन जो डॉक्टर कफील थे वो मजहब विशेष से आते थे, इस चीज का फायदा राज्य की जो विपक्षी पार्टियां थी, प्रमुख पार्टियां थी, उन्होंने पूरी तरीके से उठाया और उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से एमएलसी का जो है प्रत्याशी पद के लिए भी उन्होंने उतारा। तो ये थी कहानी डॉक्टर कफील की। और डॉक्टर कफील को एक लोकल न्यूज चैनल ने रंगे हाथों निजी प्रैक्टिस करते हुए भी पकड़ा था। और कहा जाता है कि अगर कोई मरीज 2 बार डॉक्टर कफील के पास सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए, बीआरडी बाबा राघवदास हॉस्पिटल में चला जाए, तो तीसरी बार उसका उनके निजी हॉस्पिटल में जाना तय था, क्योंकि वो उसके माइंड में भर देते थे कि यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं और आपको बढ़िया इलाज वहाँ मिल जाएगा और सस्ता इलाज मिलेगा। क्योंकि वो बढ़िया और सस्ता इसलिए कहते थे, सरकारी संसाधनों को चोरी करके वो अपने निजी हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे और वहां उन्हीं जिनका इलाज फ्री में होना चाहिए था बीआरडी हॉस्पिटल में, और उनका इलाज वो अपने निजी संस्थान में कर रहे थे, चोरी से कर रहे थे, और ये जो कि नियमों के विपरीत था। और सिर्फ डॉक्टर कफील को ही नहीं, उस हॉस्पिटल के कई जो डॉक्टर्स थे उनको भी स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथों निजी क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया था। ये 3 मुद्दे हो गए। फिल्म के अंत में जो शाहरुख खान बताते हैं कि आपको वोट किस प्रकार देना चाहिए, अंगुली मशीन में किस प्रकार करनी चाहिए, और अगर कोई वोट मांगने आपके घर आए तो आपको उनसे क्या पूछना चाहिए कि आप हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करने वाले हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करने वाले हो, भविष्य के लिए क्या करने वाले हो। तो जी बात ऐसी है कि स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार ने एक आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की जो योजना निकाली है, उससे करोड़ों लोग 5 लाख तक का अपना गंभीर बीमारी का इलाज जो है किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में फ्री करवा पा रहे हैं। और एम्स जो 2014 से पहले थे उसकी संख्या आज डबल से ज्यादा हो चुकी है एम्स हॉस्पिटल्स की। और बात रही बिजली की, पानी की, शिक्षा की, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो आईआईटीज इंडिया में जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी संख्या लगभग डबल हो चुकी है जो 2014 से पहले थी। यह है पढ़ाई का मामला। 12 करोड़ लोगों के घरों में बिजली और पानी मुहैया करो। इलेक्ट्रिफिकेशन तो लगभग 7% हो चुका है। बहुत ही कम ऐसी जगह होंगी जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी, ना के बराबर। बाकी पानी 12 करोड़ घरों में पीने का स्वच्छ पानी गया है। 12 करोड़ घरों में ही जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो लोग पहले खुले में जा रहे थे, मजबूर थे करने के लिए, तो उनको भी 12 करोड़ लोगों के घरों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने टॉयलेट मुहैया करवाए हैं। जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के जो है खाते खुले हैं। और मोदी सरकार ने एक काम ऐसा किया है, मोबाइल, आधार और इंटरनेट को मिला करके ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस ने पूरे के पूरे भ्रष्टाचार को जो है फ्लश करके रख दिया है। अब आप किसी भी झूठ बोल करके, अपनी स्थिति को गलत दिखा करके, किसी गलत आदमी को दिखा करके आप 10 लोगों को पढ़ा रहे हो और 20 लोगों को। पहले क्या होता था कि यूपी और उत्तराखंड के मदरसों में हम पढ़ाते थे 20 लोगों को और फीस लेते थे 100 लोगों की मदरसों में, क्योंकि वहां पर क्या होता था, मौलवियों को और वहां के जो मदरसा मास्टर थे उन लोगों को सरकार फीस दे रही थी और पर स्टूडेंट वजीफा दे रही थी, और वो सारे के सारे पैसे ये लोग खा रहे थे गलत तरीके से। तो ये सारे काम हुए हैं, स्वास्थ्य में हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आप बात ही मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल का हो गया। पूरी की पूरी दुनिया आकर के भारत में काम करना चाहती है, क्योंकि हमने जो अपने इंफ्रा पे काम किया है वो वर्ल्ड क्लास है, और वर्ल्ड क्लास से भी बहुत बढ़िया, बहुत ऊपर है। आज भारत किसी भी चीज में हम टॉप 3 से टॉप 5 के बीच में बैठते हैं। कहीं पे हम नंबर 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है। ये जो मूवी है ये किसी और का गंद वर्तमान सरकारों के ऊपर डालने वाली एक एजेंडा मूवी है। मेरी विनती आपसे यह है कि ऐसी फिल्मों के बहकावे में ना आए, और हो सके तो ऐसी मूवियों को आप ना देखें। मैं बायकाट की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी मूवियों को देखने की बहुत जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको देखनी ही है तो आप घर बैठे कई कई अन्य अन्य माध्यमों से, पिकाशो, टेलीग्राम वगैरह से इसे देख सकते हैं। तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने उन पैसों को बचाइए और अपने अन्य कामों पे लगाइए, लेकिन ऐसी फिल्मों में अपना पैसा लगा करके, उनकी जेब भर करके उन्हें प्रोत्साहित मत कीजिए दोबारा ऐसी कोई प्रोपेगेंडा मूवी बनाने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हेमू लीक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।